ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे एयर एंड वाटर। बेसिकली ये केमिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है और इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं मेन। एक एयर है और दूसरा वाटर है। यानी एयर में हम इसकी क्वालिटी, इसका क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पॉल्यूटेंट्स हैं। सो नंबर वन कि एयर इज़ अ मिक्सचर। ओके। और एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं? सो नंबर वन इज 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और बाकी जो रिमेनिंग गैसेस हैं उसमें हमारे पास नोबल गैसेस आती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड है, इट्स 1%। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर के एयर की क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, लाइक अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास प्योर एयर है, तो प्योर एयर का क्या मतलब है? ऐसी कौन सी चीज है जो एयर को इम्प्योर बना रही है? ओके। सो ये वो चीजें हैं जो एक क्लीन और ड्राई एयर में प्रेजेंट होती हैं। बात को समझिएगा जरा गौर से। ये वो चीजें हैं जो एक क्लीन और ड्राई एयर में प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो भी होगा मैं उसको क्या कंसीडर करूंगा कि वो क्या है? वो पॉल्यूटेंट है, लेट्स सपोज। सो पॉल्यूटेंट को मैं डिफाइन कैसे करूं कि हर वो सब्सटेंस which are released into an environment due to natural और human activity, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटी हो। भाई लेट्स सपोज जो वोल्केनिक इरप्शन होता है, इट्स नॉट ह्यूमन सोर्स, इट्स अ नेचुरल सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट। वहां से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट ऑफ कोर्स। तो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, सारा का सारा किस कैटेगरी में आएगा? पॉल्यूटेंट की कैटेगरी में आएगा। तो मैंने कैसे डिफाइन किया इसको? सब्सटेंस विच आर रिलीज इनटू एन एनवायरनमेंट ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी विच हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। तो मल्टीपल पॉल्यूटेंट है हमारे पास, जिसमें नंबर वन थिंग इज कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो, हर पॉल्यूटेंट की हम तीन चीजें बड़ी मेनली डिस्कस करेंगे। नंबर वन, आया कहां से, लाइक सोर्स। नंबर टू, इफेक्ट क्या है। नंबर थ्री, सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला पॉल्यूटेंट कार्बन मोनोऑक्साइड है। देखो, नेचुरली तो ये प्रेजेंट नहीं होता, बात को याद रखिएगा। क्लीन और ड्राई एयर में ऑलरेडी दिस इज नॉट प्रेजेंट, ये बाद में आता है। ओके। सो कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा कहां से? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स। भाई आपने, आपके पास कोई भी फ्यूल है, लेट्स सपोज कोई भी हाइड्रोकार्बन है, बहुत दूर क्यों जा रहे हो आप? खाना बना रहे हो और आपने चूल्हा जलाया, लेकिन उसमें कंबशन कंप्लीट नहीं हो रही, इनकम्प्लीट हो रही है। सारे बर्तन काले हो जाएंगे आपके, सब कुछ ब्लैक हो जाएगा। क्यों? कि वो इनकम्प्लीट कंबशन है। एक तो वहां से कार्बन के पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं, दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, वो चीज है टॉक्सिक गैस। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड का सोर्स। तो इफेक्ट क्या है भाई? टॉक्सिक गैस है ये। तो जब आप इसे इनहेल करोगे तो ये आपके ब्लड के साथ कंबाइन हो जाएगी और आपके ब्लड सर्कुलेशन को ये स्टॉप करेगी। ये इसका इफेक्ट है। ये इसका क्या है? इफेक्ट है। सॉल्यूशन क्या है? आप कैटालिटिक कन्वर्टर यूज कर लो। सॉल्यूशन क्या है? आप क्या करो? कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करो। कैटालिटिक कन्वर्टर पता है क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड भी कोई ऐसा नहीं है कि इट्स एन एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस। नो, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। गर्मी गर्मी का एहसास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पैदा करती है। तो बस ये है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हार्मफुल गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड लेस हार्मफुल गैस है। तो ये एक डिफरेंस है इसमें। ओके। दूसरा ये कि हमारे पास फिर पॉल्यूटेंट आता है मीथेन। अब मीथेन की अगर मैं बात करूं तो मीथेन इज का सोर्स क्या है? डीकॉम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, decomposition of vegetation and waste gases from digestion of animals। ये इसका सोर्स है। अब ये डाइजेशन ऑफ एनिमल्स जो है ये नेचुरल है। बात समझ रहे हो आप? तो उससे जो गैस रिलीज होती है वो आपकी मीथेन गैस होती है। इफेक्ट क्या है इसका? अगर CH4 ज्यादा हो गया, CH4 अगर ज्यादा हो गया तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी। इसी तरह से सॉल्यूशन क्या है भाई? सॉल्यूशन इसका ये है कि स्टॉप CH4 टू गो टू एटमॉस्फेयर। ये इसका सॉल्यूशन है।
मतलब इसमें हर जगह पे कैटालिटिक कन्वर्टर नहीं आता। ओके। तीसरा पॉल्यूटेंट हमारा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं तो ये नेचुरली प्रेजेंट होता है, और सोर्स क्या है? कंप्लीट कंबशन ऑफ एनी फ्यूल, कार्बन कंटेनिंग फ्यूल। तो वहां से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो भाई इसका इफेक्ट क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है। सॉल्यूशन क्या है? तो आप इसमें ये कर सकते हो कि सेम है, सेम चीज है। आप प्लांटेशन करो ट्रीज की ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें। ओके। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो लेकिन अगर CH4 ज्यादा हुआ ना, ज्यादा हुआ, तो वो ग्लोबल वार्मिंग करता है फिर। अगर CH4 की क्वांटिटी कम हुई तो फिर वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, इट्स अ मैंडेटरी थिंग फॉर द इन्वायरमेंट। अदरवाइज तो अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस ना होती फिर तो हम भाई ठिठर के मर जाते लोग सारे के सारे। इतनी तो ये गैसेस हों कि आपको वार्म रख सकें, लाइक टेम्परेचर को ये एक नॉर्मल लेवल पर रख सकें। तो इतना लेवल इनका होना चाहिए, लेकिन अगर वो उससे एक्सीड करता है तो फिर इट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ओके। ये दूसरा पोल्यूटेंट है। तीसरे पोल्यूटेंट पे आ जाओ आप, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में NO2 की बात कर रहे हैं हम लोग। ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता, नेचुरली प्रेजेंट नहीं है ये, नेचुरली तो N2 प्रेजेंट होता है। तो ये कहाँ से आता है? फ्रॉम कार इंजन। क्या करें? इसका इफेक्ट क्या है? इससे एसिड रेन होता है, इससे फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, और इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं। सॉल्यूशन क्या है? कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करो आप। तो कैटालिटिक कन्वर्टर इस NO2 को खत्म कर देगा। तो देखो हमारे पास नाइट्रोजन के दो सोर्स हैं, एक ह्यूमन एक्टिविटी से और एक नेचुरल। अब ह्यूमन एक्टिविटी से क्या है? कार इंजन। और लाइटनिंग, लाइटनिंग भी सोर्स है एक NO2 का, लाइक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का। तो एक ह्यूमन एक्टिविटी है और एक नेचुरल सोर्स है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर पे। अब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बोले तो सल्फर डाइऑक्साइड, अगेन ये नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता। सोर्स क्या है? कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आप ऐसे फ्यूल को बर्न कर रहे हो जिसमें सल्फर है, तो जाहिर सी बात है सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा वहां से जब आप उसे जलाओगे। इफेक्ट क्या है? एसिड रेन करता है। सॉल्यूशन क्या है? फ्यू फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, देखो इसमें बेसिकली होता यह है, अगर मैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की बात करूं तो ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस। सर आपको कैसे पता लगा? देखो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर इज अ नॉन मेटल, और हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी नॉन मेटल होगा, जो भी नॉन मेटल होगा उसका जो ऑक्साइड होगा वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। तो मैं इसे पता है हम लोग कैसे खत्म करते हैं इसको? हम इसमें ऐड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बेस। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन में हम क्या क्या करते हैं? इसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करते हैं इसमें हम। तो कैल्शियम ऑक्साइड पता है क्या करता है? वो उससे रिएक्ट करता है, और ऑब्वियसली कैल्शियम ऑक्साइड इज अ बेस, और सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एसिडिक गैस। तो एक एसिड, एक बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड वहां से रिमूव हो जाएगा। इस मेथड को हम कहते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इसको क्या कहते हैं हम? फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। यानी डीसल्फराइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि रिमूवल ऑफ SO2। डीसल्फराइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पर? इसको मैं अगर यूं डिफाइन करूं कि दिस इज रिमूवल ऑफ SO2, रिमूवल ऑफ SO2 by using calcium oxide, removal of SO2 by using calcium oxide, that's called desulfurization. अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, इट्स कॉल्ड पर्टिक्यूलेट्स। इट्स कॉल्ड पर्टिक्यूलेट्स। देखो पर्टिक्यूलेट्स ये अगेन नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता, ये इनकम्प्लीट कंबशन से आते हैं ये भी, और इससे रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड कैंसर होता है। क्योंकि आपके जो लंग्स हैं, फेरिंग्स हैं आपके जो, वहां पे जाके पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाएगा। डिपोजिशन जब बहुत ज्यादा हो जाएगी ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके। और सॉल्यूशन क्या है भाई? आप प्रिवेंट करो इनकम्प्लीट कंबशन को, आप कोशिश करो कि कंबशन जो है वो कंप्लीट हो।
मैंने आपको एक बात और भी बताई थी ना कि भाई आजकल वो आ रहे हैं इंस्टेंट गीजर्स। आपने टैप ऑन किया, टैप ओपन किया आपने, और पानी उसमें से आया तो वो खुद ब खुद हीट अप हो गया ऑटोमेटिकली। ओके। सो तो अगर वो किसी ने किसी ऐसी जगह पे लगाया हुआ है जो बिल्कुल बंद जगह है, यानी एक समझो कि आपने वॉशरूम में लगा दिया, अब वो बिल्कुल छोटी सी जगह है, अब पता लगा कि वहां पे तो एयर का इतना ज्यादा फ्लो है ही नहीं, तो वो तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रही हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है वहां से। और आपने देखा होगा जहां पे आग जल रही होती है वो जगह ब्लैकिश हो जाती है। भाई ब्लैकिश क्यों हुई है? कार्बन का पार्टिकल डिपॉजिट हो गया वहां पर। तो वही तो है पार्टिकुलेट्स। तो इसलिए कोशिश करो कि आपकी जो कंबशन हो वो कंप्लीट हो, आपका जो एयर फ्लो हो वो वहां पर अच्छा हो, ताकि कंप्लीट कंबशन हो। अच्छा, फिर हम आते हैं एसिड रेन पर। देखो एसिड रेन क्या होती है? एसिड रेन कोई भी ऐसा पानी, ऑफ कोर्स मैं रेन की बात कर रहा हूँ, जिसकी पीएच लेस देन 5 हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व एसिडिक गैसेस। जब पानी हम तक पहुंचता है, हम तक पहुंचते पहुंचते उसमें बहुत सारी गैसेस डिजोल्व हो जाती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। बहुत सारी उसमें ऐसी गैसेस डिजोल्व हो जाती हैं जो एसिडिक होती हैं, जैसे कि SO2। जैसे कि जाहिर है इतना लंबा डिस्टेंस जब वो ट्रेवल करेगा, और वो तो है भी वाटर, और ये गैसेज होती भी कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर है, NO2 हो गया, SO2 हो गया, तो हमारे पूरे के पूरे तो वाटर को वो एसिडिक बना देती हैं जब तक वो नीचे पहुंचता है। तो वो उसको हम कहते हैं ये एसिड रेन है। तो एसिड रेन में होता ये है कि इसकी जो मेन गैसेज है जिसकी वजह से एसिड रेन होता है वो तो है एक NO2 एक SO2। और इससे जो एसिड बनता है वो एक HNO3 बनता है और एक H2SO4 बनता है। तो दो एसिड इससे बनते हैं, एक बनता है HNO3 और एक बनता है H2SO4। अब ट्रेन को कहूं कि एटमॉस्फेयर सबसे पहले होता है ये कि NO2 रिएक्ट करता है वाटर के साथ और एक बनता है। ओके। और फिर SO2 रिएक्ट करता है, O2 से SO3 बनता है, और SO3 वाटर से रिएक्ट करके H2SO4 बनता है, और ये हमारे वाटर में मिक्सअप होते हैं। एंड फाइनली हम कहते हैं यार एसिड रेन हो गई। दैट्स इट। तो इसका इफेक्ट क्या है? ऑफ कोर्स एडवर्स इफेक्ट ही होगा, कोई अच्छी चीज तो होती नहीं है ये। का एक rivers which kill aquatic life and corrode buildings made of marble। तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। एसिड रेन को हम कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं कि भाई आप ऐसा फ्यूल यूज करो जिसमें सल्फर ना हो। ना सल्फर होगा, ना सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ओके, या तो आप सल्फर को रिमूव कर दो बिफोर बर्निंग, लाइक लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। आप उस मेथड से SO2 रिमूव कर दो, ना वो इन्वायरमेंट में जाएगी, ना वो वाटर में मिक्स होगी, ना एसिड रेन होगा। क्या कहते हो? ओके। तो अब आइए जरा कैटालिटिक कन्वर्टर कैसे काम कर रहा होता है। देखो कैटालिटिक कन्वर्टर एक बड़ा अच्छा टूल है, आप यूं समझ लीजिए कि इसमें हम हमारी जो हार्मफुल गैसेज होती हैं वो हार्मलेस में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें एक कैटलिस्ट लगा हुआ होता है, प्लाडियम रोडियम। तो होता ये है कि गैसेज यहाँ से इन होती हैं इसमें, लाइक CO और NO2। लेकिन जब वो वहां से निकलेगी ना तो वो CO CO2 बन जाएगा और NO2 N2 बन जाएगा। आपने देखा कि हार्मफुल को हार्मलेस में कन्वर्ट कर दिया उसने। बात समझ रहे हो आप? यानी ये इक्वेशन समराइज कर रही है इसको कि CO कन्वर्ट होता है CO2 में और NO कन्वर्ट होता है N2 में। दैट्स इट। तो अगर आप कैटालिटिक कन्वर्टर यूज करोगे तो एयर पोल्यूशन को कम करेगा ये, और एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। क्यों इम्प्रूव करेगा? क्योंकि उससे हार्मफुल गैसेज रिलीज हो रहे हैं, हार्मफुल गैसेज वहां से जा रही हैं। बात को समझिएगा जरा। ओके। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर की जॉब है। अब आइए जरा, जो हम बार बार ऊपर ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, व्हाट वाज दैट? तो ग्लोबल वार्मिंग से एक तो बात यह है कि हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे अर्थ का ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इन 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 द ग्रीन हाउस गैसेज। आपने देखा अभी वेदर जो है ना, वो डिपार्टमेंट ने एक अलर्ट अभी जारी किया था जिसको उन्होंने कहा था सुपर एलिनो। है ना, बिल्कुल रीसेंट की बात कर रहा हूँ मैं अभी। उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर सडन राइज होता है अप टू 15 डिग्री सेल्सियस, और हमारी बॉडी प्रिपेयर होती नहीं है उसके लिए, जिसको हम कहते हैं हीट बर्स्ट। आपने क्लाउड बर्स्ट तो सुना होगा, ऐसी हीट बर्स्ट भी होता है। दैट्स कॉल्ड इट्स एन एक्सट्रीम इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये सारी चीजें क्या है? दैट्स कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग।
तो वो क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग आपके अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है ये। अब ऐसी कौन सी चीजें जो इसको इंक्रीज कर रही हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, वाटर भी ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर। तो जनरली देखो होता यह है कि सन जब रेडिएशंस थ्रू करता है लाइक दैट, तो वो जमीन पे आती हैं, दे जस्ट कोलाइड एंड देन दे जस्ट बाउंस बैक, वापस चली जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे पास कोई ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं तो वो उस हीट को वापस जाने नहीं देती, वो इस तरह से इसको ट्रैप कर लेती है। देखो आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल ही हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं, दैट्स द गुड थिंग फॉर अस, लेकिन लोअर क्वांटिटी, ताकि हमारे अर्थ के टेम्परेचर को वो एक नॉर्मल कंडीशन पे ला सकें। लेकिन अगर बहुत ज्यादा होती है ना, तो फिर वो हीट ट्रैप बहुत ज्यादा होगी, तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लाइक एक्सेस अमाउंट ऑफ दीज गैसेज इज नॉट गुड फॉर अस। तो सन शॉर्ट वेव रेडिएशन टू अर्थ, and then Earth surface absorbs radiation and warm, and then they emit thermal radiation back to space. लेकिन इन ग्रीन हाउस गैसेस का रोल क्या है इसमें? देखो ये एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस को, एंड direction. So in this whole absorption and emission of thermal energy, hence more heat is trapped into the atmosphere. तो जब more heat trap होगी into the atmosphere, तो obviously आपके जो सरफेस का टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये कुछ ऐसा होता है, they reduce the amount of space called to stay heat in atmosphere, which increase the temperature. So greenhouse gases are beneficial that maintains the temperature of Earth and support the life on Earth. But again, I am saying excess amount of greenhouse gases वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, right? Okay. So इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसी हमारे क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए कि हम इस इन्वायरमेंटल इश्यूज को कंट्रोल कर सकें? नंबर वन, आप प्लांटिंग ट्रीज, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। आप ऐसे फॉसिल फ्यूल ना यूज करो जिसमें सल्फर हो, ओके? या आप फॉसिल फ्यूल के यूज को ही कम कर दो, ओके? सो लेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या करेगा? लेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। लेस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो लेस ग्लोबल वार्मिंग होगी। क्या कहते हो? आप लाइव स्टॉक फार्मिंग को रिड्यूस कर दो। एनिमल प्रोड्यूसेस मीथेन, सो लेस एनिमल मीन्स लेस CH4। देन आप क्या करो, यूजिंग हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आप कुछ ऐसा फ्यूल यूज करो जो रिन्यूएबल हो, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, जैसे विंड एंड सोलर डोंट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ रहे हो आप? तो ये एनर्जी का वो सोर्स है जो पॉल्यूशन नहीं करता, जैसे सोलर पैनल्स। आप एनर्जी गेन कर रहे हो बट नथिंग पॉल्यूटेंट, नो एनी पॉल्यूटेंट इज गोइंग टू लाइक यू कैन से इंट्रोड्यूस इनटू द एनवायरनमेंट। तो ये एक बिल्कुल सेफ मेथड है। ये क्या है? सेफ मेथड है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच plants use CO2 and water to produce glucose and oxygen in the presence of chlorophyll using sunlight. तो फोटोसिंथेसिस में हो ये रहा होता है कि इनके अंदर जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। जैसे ही सनलाइट पड़ती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज होती है। That's whole process is known as photosynthesis. That's whole process is known as photosynthesis. Okay.